हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अतुल आर्यस ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों एनसीईआरटी हिस्ट्री की जो एमसीक्यूज की टेस्ट सीरीज अपनी चल रही है उसके अंदर आज अपने बात करने वाले हैं कक्षा 6 के जो 2 अध्याय हैं, 5वां अध्याय और 6ठे अध्याय पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के विषय में। दोस्तों ये हमारा तीसरा टेस्ट है। इससे पहले 2 टेस्ट अपने 6ठी कक्षा से ही संबंधित देख चुके हैं। ये जो टेस्ट सीरीज है इसमें हम बात किया करते हैं एनसीईआरटी के जो हमारी एसएसटी की बुक्स है उनके अंदर उन अध्यायों में से जितने भी प्रकार के फैक्चुअल या एमसीक्यूज हमारे बनते हैं उन सभी क्वेश्चंस के विषय में बात करते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, आज हम जो बात करने वाले हैं वो अध्याय 5 और 6 से है। तो सबसे पहले हम अध्याय 5 के विषय में बात करेंगे। दोस्तों ये जो वीडियो है वो 2 पार्ट में है, यानी पहले हम अध्याय 5 से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे और उसके बाद में हम अध्याय 6 से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों अध्याय में जितने भी फैक्ट हैं, जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, कोशिश की गई है कि वो सारे के सारे आपके सामने रखे जाएं और जितने भी प्रश्न उसमें से आने की संभावना है किसी भी परीक्षा में, चाहे वो यूपीएससी है, चाहे आरपीएससी है, चाहे यूपीपीएससी है, चाहे फिर वो देखिएगा रीट सीटेट या फिर कोई भी अध्यापक भर्ती परीक्षा हो, क्योंकि ये जो एनसीईआरटी की बुक्स है ये प्रत्येक भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हुआ करती है। तो 5वां जो हमारा अध्याय है वो है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य से संबंधित। तो दोस्तों इसमें जो हमारा पहला प्रश्न है वो है साम्राज्य विस्तार के लिए यज्ञ किया जाता था, यानी जो हमारा साम्राज्य है उसकी सीमा का निर्धारण होगा उसके लिए कौन सा यज्ञ किया जाता था। सम्राट यज्ञ है, शासनाध्यक्ष यज्ञ है, अश्वमेध यज्ञ है या फिर शक्ति यज्ञ है। दोस्तों कौन सा किया जाता था? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है हमारा वो है नंबर 3, अश्वमेध यज्ञ किया जाता था। देखिएगा यज्ञ करते समय घोड़ा छोड़ दिया जाता था और जहां तक वो घूम आता था और उसको कोई रोकता नहीं था वहां तक उस राज्य की सीमा मानी जाती थी। दोस्तों अगले प्रश्न की बात करें, दूसरा हमारा प्रश्न है उत्तर वैदिक ग्रंथ है, सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है या फिर सारे ही हैं। हमें बताना है उत्तर वैदिक ग्रंथ निम्न में से कौन सा है। तो दोस्तों सही आंसर है हमारा वो है नंबर 4, सभी। ये सारे के सारे जो हैं वो उत्तर वैदिक ग्रंथों की श्रेणी में आते हैं। उत्तर वैदिक कौन से हैं? ऋग्वेद के बाद में जो भी ग्रंथ लिखे गए उन्हें हम उत्तर वैदिक ग्रंथों के नाम से जानते हैं। तीसरा हमारा प्रश्न है पुरोहितों ने लोगों को कितने वर्गों में विभाजित किया जिन्हें वर्ण कहते हैं। जो पुरोहित लोग थे उन्होंने अपने अनुसार देखिए जो समाज था उसे वर्गों में बांटा जिन्हें वर्ण कहते हैं। तो कितने वर्ग थे? 1 थे, 2 थे, 3 थे या फिर 4 थे? कितने थे दोस्तों? मेरा सही आंसर है वो है 4 नंबर। 4 वर्ण हुआ करते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अगले प्रश्न की बात करें, चौथा हमारा प्रश्न है निम्न में से असत्य है। यहाँ जो 4 वर्ण हैं उनके कार्य दिए गए हैं, हमें बताना है इनमें से जो है वो गलत कौन सा है। ब्राह्मणों का कार्य होता था वेदाध्ययन और अध्यापन, क्षत्रिय का शासक वर्ग का कार्य हुआ करता था, विश्व जो है या जिसे वैश्य कहते हैं कृषक या राजनीति का कार्य होता था, और शूद्र का हुआ करता था तीनों वर्णों की सेवा करना। तो दोस्तों क्या है सही आंसर? सही आंसर है हमारा 3 नंबर, यानी ये बात हमारी गलत है। विष या जो वैश्य है किसान का काम तो हुआ करता था लेकिन राजनीति उसका कार्य नहीं था। उसका काम हुआ करता था किसानी करना यानी खेती करना और पशुपालन करना या फिर वो व्यापारी का कार्य किया करता था। 5वां हमारा प्रश्न है यज्ञ करने का अधिकार नहीं था। देखिएगा दोस्तों ये लगभग उत्तर वैदिक काल की हमारी बातें चल रही हैं। तो यज्ञ करने का अधिकार किसे नहीं था? महिला को, शूद्र को, दोनों को या फिर वैश्य को नहीं था। यज्ञ करने का अधिकार निम्न में से किसे नहीं था दोस्तों? तो दोस्तों हमारा सही आंसर है वो है नंबर 3, दोनों को ही नहीं था, न महिलाओं को और न शूद्र को। महिलाओं को भी शूद्र के समान ही समझा जाता था क्योंकि इनका जो कार्य हुआ करता था वो बाकी तीनों वर्णों की सेवा करना हुआ करता था। क्षत्रिय और देखिए वैश्य जो थे उन्हें यज्ञ करने का अधिकार हुआ करता था। अगले प्रश्न की बात करें, छठा हमारा प्रश्न है पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का जो देखिए निर्धारण होता था वो किस प्रकार से होता था? जन्म के आधार पर, कर्म के आधार पर, दोनों के आधार पर या फिर योग्यता के आधार पर हुआ करता था। देखिए हम किसकी बात कर रहे हैं? हम पुरोहितों की बात कर रहे हैं। जिन 4 वर्णों की हमने बात की है उनका निर्धारण किस प्रकार से होता था, आधार क्या था उसका? तो दोस्तों सही आंसर है हमारा वो है नंबर 1, जन्म के आधार पर, यानी ब्राह्मण का जो पुत्र होगा वो ब्राह्मण माना जाएगा, वैश्य का पुत्र वैश्य होगा। वर्ण जो कर्म पे था वो यहाँ पर किसमें परिणत होता चला गया? जन्म के आधार पर। अगले प्रश्न की बात करें, जनपद। देखिए जनपद, महाजनपद ये शब्द जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ हमें बताना है जनपद शब्द का अर्थ क्या है।
शासक है, राज्य है, जन के बसने की जगह है या फिर राजनीतिक पद हुआ करता था दोस्तों। जनपद शब्द का अर्थ क्या है? क्या है दोस्तों सही आंसर? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 3, जन के जो बसने की जगह हुआ करती थी उसे हम क्या कहते थे? जनपद कहते थे। अगले प्रश्न की बात करें, 8वां जो हमारा प्रश्न है, हस्तिनापुर का संबंध है। हस्तिनापुर का संबंध किससे है? वर्तमान उत्तर प्रदेश से है, वर्तमान बिहार से है, यहाँ बिहार 2 बार आ गया है, बिहार से है या फिर वर्तमान दिल्ली से है या फिर वर्तमान मध्य प्रदेश से। हस्तिनापुर का नाम आपने सुना भी होगा दोस्तों। हस्तिनापुर का संबंध किससे है? सही आंसर है हमारा वो है नंबर 1, यूपी वर्तमान जो हमारा उत्तर प्रदेश है वहां से है। बात करें अगले प्रश्न की, आहत थे। आहत किसे कहते थे दोस्तों? आहत क्या हुआ करते थे? शस्त्र थे, सिक्के थे, माप थी या फिर देखिए पद हुआ करता था। जो उस समय आहत होता था वो क्या था? सही आंसर हमारा वो है नंबर 2, आहत जो है वो सिक्के हुआ करते थे, प्राचीन सिक्के हैं ये। आगे हम बात करें 10वें प्रश्न की, कौशाम्बी जो किला है उसका संबंध किससे है? किस राज्य से है? मध्य प्रदेश से है, बिहार से है, यूपी से है या फिर राजस्थान से है? कौशाम्बी जो किला है उसका संबंध किससे है? सही आंसर है हमारा वो है दोस्तों नंबर 3, यूपी यानी उत्तर प्रदेश से है दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करें, 11वां हमारा प्रश्न है, भाग। ये एक शब्द है भाग, इसका प्रयोग होता था किसके लिए? यह एक राजनीतिक पद था, उपज का 1/6वां भाग जो कर के रूप में लिया जाता था, राज्य की सीमा थी या जनता का राज्य की आय में जो हिस्सा हुआ करता था उसे भाग कहते थे। क्या हुआ करता था दोस्तों? भाग। सही आंसर है हमारा वो है नंबर 2, यानी जो कृषक थे उनसे टैक्स लिया जाता था दोस्तों। टैक्स चाहे वो शिल्पकार हो चाहे श्रमिक हो तो उसको श्रम के रूप में टैक्स लिया जाता था, व्यापारी से उस रूप में टैक्स लिया जाता था, सभी से टैक्स लिया जाता था। तो किसान से जो है उसकी उपज का 1/6वां हिस्सा कर के रूप में लिया जाता था जिसे कहते थे भाग। ये एक प्रकार का टैक्स था। 12वें प्रश्न की बात करें, बिंबिसार और अजातशत्रु जो है वो कहाँ के शासक हुआ करते थे? मगध के, कौशाम्बी के, विराटनगर के या फिर पाटलिपुत्र के? कहाँ के शासक हुआ करते थे बिंबिसार और अजातशत्रु? क्योंकि ये काफी जो है प्रतापी शासक रहे थे। सही आंसर है हमारा वो है नंबर 1, ये मगध के शासक हुआ करते थे दोस्तों। आसान प्रश्न है ना, बिल्कुल आसान ही होंगे क्योंकि क्लास भी तो देखिएगा कौन सी है दोस्तों, 6th क्लास के क्वेश्चंस अपने पढ़ रहे हैं। इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा, लेकिन फिर भी आपको कुछ ना कुछ नई तथ्य नई जानकारी यहाँ पर जानने को जरूर मिलेगी। 13वां हमारा प्रश्न है, मगध की आरंभिक राजधानी थी राजगृह या राजगीर, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी या फिर मिथिला? कौन सी थी दोस्तों? मगध की आरंभिक राजधानी कौन सी थी? क्या है सही आंसर दोस्तों? सही आंसर हमारा वो है नंबर 1, आरंभ में देखिए राजगृह या राजगीर हुआ करती थी, बाद में पाटलिपुत्र भी काफी लंबे समय तक रही थी। अगले प्रश्न की बात करें, 14वां हमारा प्रश्न है, सिकंदर शासक था, कहाँ का शासक था? मैसेडोनिया का, सिंध का, यूरोप का या फिर काबुल का? कहाँ का शासक हुआ करता था सिकंदर? कहाँ से आया था? तो सही आंसर है हमारा 1 नंबर, यहाँ की नागरिकता थी उसके पास में, मैसेडोनिया का था। अगले प्रश्न की बात करें, वज्जी राज्य की राजधानी थी, वज्जी जो राज्य था उसकी राजधानी कौशाम्बी थी, मिथिला थी, वैशाली थी या फिर पाटलिपुत्र थी दोस्तों? कौन सी थी दोस्तों? वज्जी राज्य की राजधानी जो थी वो थी नंबर 3, वैशाली। आगे अगले प्रश्न की बात करते हैं, 16 हमारा प्रश्न है, दीघ निकाय किस धर्म का ग्रंथ है? जैन का, बौद्ध का, ग्रीक का या फिर हिंदू का? दीघ निकाय जो धार्मिक ग्रंथ है इसका संबंध किस धर्म से है? जैन से है, बौद्ध से है, ग्रीक से है या फिर हिंदू से? सही आंसर है हमारा वो है नंबर 2, बौद्ध से है दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करें, 17वां हमारा प्रश्न है, गण शब्द का प्रयोग होता था राजा के लिए, जनता के लिए, कई सदस्यों के समूह के लिए या फिर पद के लिए? गण शब्द का जो प्रयोग हुआ करता था वो किसके लिए हुआ करता था? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 3, कई सदस्यों का एक समूह होगा उसके लिए गण शब्द का प्रयोग किया जाता था। गण देखिएगा, अगर थोड़ा सा ध्यान दें, हिंदी आपने पढ़ी होगी, गण जो है वो बहुवचन बनाने के लिए भी हम काम में लेते हैं, यानी जैसे अध्यापक गण, तो अध्यापकों का एक बड़ा समूह हो गया, नेता गण है ना, इस प्रकार से हम इसको काम में लेते हैं। 18वां जो हमारा प्रश्न है, संघ शब्द का प्रयोग होता था समूह के लिए, संगठन या सभा के लिए, राज्य के लिए या फिर धार्मिक समूह के लिए? संघ जो हमारा शब्द है उसका प्रयोग किसके लिए होता था? सही आंसर है हमारा वो है नंबर 2, संगठन या सभा के लिए इसका प्रयोग हुआ करता था। अगले प्रश्न की बात करें, 19वां हमारा प्रश्न है, असत्य बताना है, महाजनपद,
3000 वर्ष पहले अस्तित्व में आए। सिकंदर का आक्रमण 2700 वर्ष पहले हुआ। दीघ निकाय का लेखन 2300 वर्ष पहले हुआ। और गण या संघों का जो अंत है वो 2500 वर्ष पहले हुआ था। दोस्तों क्या होगा हमारा सही आंसर, यानी इनमें से गलत तथ्य कौन सा है? तो दोस्तों हमारा सही आंसर है वो है नंबर 4। ये है क्योंकि गण या संघों का अंत जो है 2500 वर्ष पहले नहीं 1500 वर्ष पहले हुआ था। महाजनपद जो है वो 3000 पहले अस्तित्व में आए और सिकंदर ने 2700 वर्ष पहले आक्रमण किया। दीघ निकाय का जो लेखन है वो 2300 वर्ष पहले हुआ था। तो दोस्तों ये हमारे जो थे 5वें अध्याय से संबंधित कुछ प्रश्न थे जिनके विषय में हमने बात की। जितने फैक्चुअल या जितने अच्छे प्रश्न बनते थे वो सारे मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम बात करेंगे अध्याय 6 के विषय में, यानी छठे अध्याय नए प्रश्न नए विचार से जो भी प्रश्न बनते हैं। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न है असत्य कथन है, हमें इसमें से असत्य कथन छांटना है। सिद्धार्थ बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। सिद्धार्थ को गौतम भी कहते हैं। इनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। दोस्तों बुद्ध ब्राह्मण थे और शाक्य नामक गण से संबंधित थे। आपको बताना है इनमें से असत्य कथन कौन सा है, गलत तथ्य कौन सा है। तो दोस्तों मेरा जो सही आंसर है वो है नंबर 4। बुद्ध ब्राह्मण नहीं थे दोस्तों, वो कौन से थे, वो क्षत्रिय थे। ये बात बाकी हमारी सही है। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे। इन्हें गौतम भी कहते हैं। गौतम बुद्ध नाम आपने सुना होगा। इनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। बात करें अगले प्रश्न की, बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, कहाँ हुआ था? बोध गया में, सारनाथ में, वाराणसी में, कुशीनगर में। देखिएगा दोस्तों वैसे तो बौद्ध धर्म से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, वो आगे अगले अध्यायों में भी आ जाएंगे। हम केवल उन्हीं प्रश्नों के विषय में बात कर रहे हैं जो इस अध्याय में दे रखे हैं। दोस्तों आगे अपने अगली क्लासेज में चलेंगे, लेवल बढ़ता चला जाएगा, वहां पर प्रश्न और भी नए आते चले जाएंगे। दोस्तों तो यहाँ आप ऐसा न समझिएगा कि बौद्ध धर्म में से कुछ छोड़ दिया। हम बौद्ध धर्म नहीं पढ़ रहे हैं, हम छठा अध्याय पढ़ रहे हैं, उसमें जो प्रश्न दे रखे हैं उनके विषय में बात कर रहे हैं। बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था बोध गया में, सारनाथ में, वाराणसी में या फिर कुशीनगर में। तो दोस्तों क्या है सही आंसर? सही आंसर है वो है हमारा नंबर 1, बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ था। तीसरा हमारा प्रश्न है इसी प्रकार का, बुद्ध ने पहली बार उपदेश कहाँ दिए थे? बोध गया में, सारनाथ में, वाराणसी में या फिर कुशीनगर में। बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद जो पहली बार उपदेश दिए थे वो कहाँ दिए थे? तो सही आंसर हमारा वो है नंबर 2, सारनाथ में दिए थे दोस्तों, जहाँ पर सारनाथ का स्तूप भी फेमस है। अगले प्रश्न की बात करें, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? बोध गया में, सारनाथ में, वाराणसी में या फिर कुशीनगर में। दोस्तों इनके बहुत सारे संकेत भी हैं लेकिन हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। वापस दोहरा देता हूँ, हम केवल उन प्रश्नों की बात कर रहे हैं जो इस पाठ में दे रखे हैं और जो महात्मा बुद्ध से संबंधित है। कहाँ हुई थी मृत्यु? तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 4, कुशीनगर में हुई थी। अगले प्रश्न की बात करें, 5वां हमारा प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने वस्तु को पाने की इच्छा या लिप्सा को क्या नाम दिया था? तृष्णा, जठराग्नि, वेदना या फिर तीव्र इच्छा, क्या नाम दिया? वस्तु को पाने की जो इच्छा है उसको महात्मा बुद्ध ने क्या नाम दिया था? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 1, तृष्णा कहा था दोस्तों, और यही कहा था यही सभी दुखों की जड़ है, इसी से सब दुख आते हैं। छठा हमारा प्रश्न है, बुद्ध अपनी शिक्षा सामान्य लोगों को किस भाषा में देते थे? यानी महात्मा बुद्ध ने जब अपनी शिक्षा दी सामान्य लोगों को, सामान्य जन को, तो वो किस भाषा में दी थी? पाली में दी थी, प्राकृत में दी थी, संस्कृत में दी थी या सभी का देखिए मिश्रण था? कौन सी थी दोस्तों? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 2, प्राकृत। प्राकृत भाषा में दी थी। प्राकृत भाषा के अंदर सामान्य जन को दी थी ताकि वो लोग अच्छे से उस बात को समझ पाएं। अगले प्रश्न की बात करें, उपनिषद जो शब्द है उसका अर्थ क्या है, क्या अभिप्राय है? सबसे पवित्र, ब्रह्मपुत्र, गुरु से वेद पढ़ने के लिए जाना या फिर गुरु के समीप बैठना। उपनिषद शब्द जो है इसका तात्पर्य क्या है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे भी गए हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 4, गुरु के समीप बैठना। 8वें प्रश्न की बात करें, असत्य है, इनमें से असत्य कौन सा है? ये 4 देखिए विकल्प हैं, जोड़े हैं, एक दर्शन है और एक उसको देने वाला है। तो यहाँ हमें बताना है प्रणेता और उनमें से कौन सा जो है बेमेल है, ऐसोमेलित है। वैशेषिक दर्शन कनाद ने दिया, न्याय गौतम ने दिया, पूर्व मीमांसा कपिल ने दिया और वेदांत जो है वो व्यास के द्वारा दिया गया था। तो दोस्तों कौन सा है असत्य? जो असत्य होगा वही हमारा आंसर होगा। हमारा आंसर है वो है नंबर 3, पूर्व मीमांसा जो है वो कपिल के द्वारा नहीं दिया हुआ है दोस्तों, क्योंकि कपिल ने तो कौन सा दिया था दोस्तों? कपिल ने दिया था सांख्य दर्शन। कौन सा दिया था?
सांख्य दर्शन और पूर्व मीमांसा जो है वो जेमिनी का दिया हुआ है दोस्तों। इसके अलावा एक और जो रह जाता है योग दर्शन का नाम आपने सुना होगा और आई होप आप सभी इसके बारे में अच्छे से वाकिफ होंगे दोस्तों। अगर योग दर्शन के प्रणेता का नाम नहीं जानते तो फिर तो दोस्तों बहुत ही बड़ी समस्या है। कौन थे? पतंजलि थे। अगले प्रश्न की बात करें, 9वां हमारा प्रश्न है, पाणिनि ने किस भाषा के व्याकरण की रचना की? प्राकृत की, संस्कृत की, हिंदी की या फिर पाली की? पाणिनि जो थे व्याकरणविद थे, इन्होंने एक व्याकरण लिखी। आपको बताना है कौन सी भाषा की व्याकरण लिखी थी, प्राकृत, संस्कृत की, हिंदी या पाली? सही आंसर हमारा वो है नंबर 2, संस्कृत की व्याकरण पाणिनि के द्वारा लिखी गई थी। अगले प्रश्न की बात करें, महावीर ने किस भाषा के व्याकरण में अपनी शिक्षा दी? यहाँ व्याकरण शब्द को आप काट भी सकते हैं। तो महावीर ने किस भाषा में अपनी शिक्षा दी थी? किसमें दी थी दोस्तों? प्राकृत में, संस्कृत में, पाली में या फिर वैदिक संस्कृत में? महावीर जैन जो थे, माहेश स्वामी थे, उन्होंने किस भाषा में अपनी शिक्षा दी? सही आंसर है हमारा वो है नंबर 1, प्राकृत भाषा में दी थी दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करें, 11वां हमारा प्रश्न है, जैन शब्द जो है वो जिन शब्द से बना हुआ है। अब आपको बताना है जिन शब्द का अर्थ क्या होता है। जिन्नाथ, इच्छापूर्ण, विजेता या फिर ब्रह्म? कौन सा होगा दोस्तों सही आंसर? सही आंसर है हमारा वो है नंबर 3, जिन जो शब्द है उसका अर्थ होता है विजेता। 12वां हमारा प्रश्न है, वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षा लगभग 1500 वर्ष पूर्व किस स्थान पर लिखी गई थी, यानी लिपिबद्ध किया गया था? वल्लभी में, मगध में, पाटलिपुत्र में या फिर कौशल में? कहाँ की गई थी दोस्तों? क्या है सही आंसर? सही आंसर हमारा वो है नंबर 1, वल्लभी में। अगले प्रश्न की बात करें, 13वां हमारा प्रश्न है, संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम किस ग्रंथ में हैं? सुत्त पिटक में है, अभिधम पिटक में है, विनय पिटक में है या सभी में है दोस्तों? किस में है? आपको सही आंसर बताना है। सही आंसर है हमारा वो है नंबर 3, विनय पिटक। विनय पिटक के अंदर ये दिए गए हैं। अगले प्रश्न की बात करें, 14 नंबर हमारा प्रश्न है, गुफाएं हैं ये। कारले की गुफा काफी प्रसिद्ध गुफा है, सुंदर गुफा है। कारले की गुफा कहाँ है दोस्तों? महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, मध्य प्रदेश में है या फिर उत्तर प्रदेश में है? कारले की गुफा कहाँ है? तो दोस्तों क्या है सही आंसर इसका? सही आंसर है वो है नंबर 1, महाराष्ट्र में है दोस्तों कारले की गुफा। 15वां हमारा प्रश्न है, जैन अवस्था में किसकी शिक्षाओं का संकलन है? जरथुस्त्र और महात्मा बुद्ध, यीशु या फिर ताओ की? जैन अवस्था जो ग्रंथ है आपको बताना है इसमें किसकी शिक्षाओं का संकलन किया गया है? सही आंसर है हमारा वो है नंबर 1, जरथुस्त्र की शिक्षाओं का संकलन किया गया है। अगले प्रश्न की बात करें, जरथुस्त्र जो थे वो कहाँ के पैगंबर थे? रूस के थे, यूनान के थे, ईरान के थे या फिर तुर्की के थे? जरथुस्त्र जो थे जिनका जैन अवस्था जो ग्रंथ है आपको बताना है ये पैगंबर कहाँ के थे? तो दोस्तों सही आंसर है हमारा वो है नंबर 3, ईरान के थे। अगले प्रश्न की बात करें, 17वां हमारा प्रश्न है, बौद्ध भिक्षुओं ने स्थायी शरण स्थल बनाए जिन्हें कहा गया? मठ, गुहा, विहार या फिर स्तूप? बौद्ध भिक्षु थे जो थे वैसे तो घूमते रहते थे, लेकिन धीरे धीरे इन्हें समस्या होने लगी तो इन्होंने अपने लिए स्थायी शरण स्थल भी बनाने शुरू किए जिन्हें क्या कहा गया था? मठ कहा गया, गुहा, विहार या फिर स्तूप? तो दोस्तों सही आंसर है हमारा वो है नंबर 3, विहार कहा गया दोस्तों, इसमें ये रहा करते थे। 18वां जो हमारा प्रश्न है वो है, सद्विचार, सद्वचन, सद्कार्य किसकी मूल शिक्षा का सूत्र है? महात्मा बुद्ध, महावीर जैन, शंकराचार्य या फिर जरथुस्त्र? किसकी शिक्षा है दोस्तों? इसमें ये किसकी शिक्षा है? तो सही आंसर है हमारा वो है नंबर 4, जरथुस्त्र। अगले प्रश्न की बात करें, 19वां हमारा प्रश्न है, जरथुस्त्रवादी जो थे ईरान से आकर कहाँ बस गए थे? महाराष्ट्र के तटीय प्रदेशों में, गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय नगरों में, तमिलनाडु के तटवर्ती नगरों में या फिर केरल के तटवर्ती नगरों में? क्या होगा दोस्तों सही आंसर? सही आंसर हमारा वो है नंबर 2, गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय नगरों में आकर के बस गए थे जिन्हें हम पारसी लोग कहा करते हैं। अगले प्रश्न की बात करें, 20वां हमारा प्रश्न है, महावीर जैन कौन से क्रम के तीर्थंकर हुआ करते थे? 21वें, 22वें, 23वें या फिर 24वें? महावीर जैन कौन से क्रम के तीर्थंकर हुए? सही आंसर है वो हमारा है वो है नंबर 4, 24 में। आई होप ये क्वेश्चन सभी का सही होगा। 21वें प्रश्न की बात करें, महावीर जैन के संबंध में असत्य कथन है।
लगभग 2500 वर्ष पूर्व वर्धमान महावीर ने अपने विचारों का प्रसार किया। वह वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के क्षत्रिय राजकुमार थे। उन्होंने 32 वर्ष की आयु में घर छोड़ा। 12 वर्ष की तपस्या के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। दोस्तों क्या होगा इसका सही आंसर, यानी असत्य बताना है, तो सही आंसर हमारा वो है नंबर 3। इन्होंने 32 वर्ष नहीं 30 वर्ष की आयु में घर छोड़ा था। ये हमारी बात सही है। लिच्छवी कुल के क्षत्रिय राजकुमार ये हुआ करते थे। 12 वर्ष की तपस्या के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। अगले प्रश्न की बात करें, 22वां हमारा प्रश्न है, अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करने का संदेश दिया जैन धर्म ने, बौद्ध धर्म ने, ईसाई धर्म ने या फिर हिंदू धर्म ने? अहिंसा पर बहुत ज्यादा बल देता है दोस्तों, कौन सा है इसका आंसर? इसका आंसर है हमारा जैन धर्म। जीव हत्या से ये बचते हैं, जीवों की रक्षा के लिए काम करते हैं, तो जैन धर्म जो है वो जीव हत्या से काफी बचता है, अहिंसा का पुजारी से माना जाता है। तो दोस्तों ये आज के हमारे प्रश्न थे जो हमने देखे अध्याय 5 और अध्याय 6 से। ये चारों अध्याय के वीडियो अपने देख चुके हैं। नेक्स्ट क्लास जो अपनी होगी, नेक्स्ट जो टेस्ट होगा उसमें अशोक और खुशहाल गांव समृद्ध शहर, इनमें से कुछ प्रश्नों के विषय में बात करेंगे। अगर दोस्तों 20-22 से ज़्यादा प्रश्न बनेंगे तो अपने एक ही वीडियो में समेटने की कोशिश करेंगे। अगर 15-20 क्वेश्चन बनते हैं तो फिर अपने दोनों जो पार्ट हैं वो एक ही वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना, दोस्तों के साथ में शेयर कर देना ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें, क्योंकि ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट हैं। और चैनल पे पहली बार आए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि क्लास आते ही आपको तुरंत प्रभाव से नोटिफिकेशन मिल जाए। और आप बेल आइकन भी दबा लेना, जो ऑल है उस पर क्लिक कर लेंगे तो जितने भी नोटिफिकेशन होंगे वो आपको लगातार मिलते रहेंगे। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं कल फिर इसी समय कुछ और नए प्रश्नों के साथ, कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।